नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार का बजट पेश किया। बजट कुल 48 लाख करोड़ रुपए से अधिक का था। बजट आमतौर पर सरकार के खर्च और आमदनी का लेखा जोखा होता है। बजट से ये भी पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, उसकी प्राथमिकता में कौन है। जाहिर तौर पे सरकार की प्राथमिकता में आम जनता होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जनता ही उसे चुनती है। इसलिए सरकार की बजट की प्राथमिकता भी आम जनता होनी चाहिए। तो क्या जो बजट सीतारमण ने प्रस्तुत किया है उसकी प्राथमिकता में आम जनता है? आम जनता यानी उसकी समस्याएं। तो इस समय आम जनता की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? जाहिर तौर पे आम जनता बेरोजगारी और महंगाई की समस्या से बुरी तरह जूझ रही है। न तो उसके पास कमाई है और न तो मौजूदा महंगाई में सरवाइव करने की उसके पास शक्ति ही बची है, क्योंकि जो भी उसकी जेब में थोड़े बहुत पैसे रहे हैं उसे भी इस महंगाई ने निचोड़ लिया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए इस बजट में कोई ठोस उपाय किया गया है? तो कह सकते हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे को इस बजट में स्पर्श तो किया गया है, मगर महंगाई के मुद्दे को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। बेरोजगारी के मुद्दे को भी जो स्पर्श किया गया है, सिर्फ स्पर्श ही किया गया है, और इस स्पर्श से बेरोजगारी का मुद्दा कितना हल हो पाएगा कह पाना कठिन है। क्योंकि बेरोजगारी के समाधान के लिए सरकार ने बजट में जिन दो योजनाओं की घोषणा की है, उन दोनों योजनाओं से बेरोजगारी का मसला सुलझ जाएगा, हमें संदेह है। और वो भी ये दोनों योजनाएं कांग्रेस के घोषणा पत्र से ली गई हैं, और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इस पर तंज भी कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है। तो बेरोजगारी के मुद्दे के समाधान के लिए जो पहली योजना घोषित की गई है वो है इंटर्नशिप की। सरकार 5 सालों के दौरान 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी। 500 शीर्ष कंपनियों, यानी हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराया जाएगा, और प्रत्येक युवा को हर महीने 5,000 रुपये की स्टाइपेंड दी जाएगी, और इसके अतिरिक्त 6,000 रुपये एक मुश्त और दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 1 साल में एक युवा को इंटर्नशिप के जरिए 66,000 रुपये दिए जाएंगे। अब आप ही बताइए, इन 66,000 रुपयों से क्या बेरोजगारी का मुद्दा हल हो जाएगा? क्योंकि इस योजना में इस तरह का कोई रोड मैप नहीं है कि इंटर्नशिप करने के बाद ये युवा क्या करेंगे, उसके बाद उन्हें कहाँ नौकरी मिलेगी और कैसे मिलेगी, इसका कोई खाका नहीं। अब आप कहेंगे कि सरकार ने नौकरी के लिए ही तो ELI स्कीम की घोषणा की है। ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। तो इस योजना के तहत सरकार उन कंपनियों को, उन संस्थाओं को प्रोत्साहन देगी, उनकी मदद करेगी जो नौकरियों का सृजन करेंगे। तो क्या सरकार के इस प्रोत्साहन से कंपनियां नौकरियों का सृजन करने लगेंगी, बेरोजगारों को नौकरियां मिलने लगेंगी? हमें संदेह है, और इस संदेह का ठोस आधार है, क्योंकि सरकार ने इसी तरह की योजना 2020 में भी शुरू की थी, और उसका नाम था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यानी जो कंपनियां उत्पादन बढ़ाएंगी, उत्पादन करेंगी, उन्हें सरकार तरह तरह से प्रोत्साहित करेगी, और उस योजना का उद्देश्य भी नौकरियों का सृजन था। मगर उस योजना का क्या हुआ? सरकार की तरफ से 17 जनवरी 2024 को एक विज्ञप्ति जारी की गई, और उस विज्ञप्ति में बताया गया था कि अब तक PLI के जरिए 6.8 लाख नौकरियों का सृजन हुआ। अब आप ही बताइए, जहां इतनी भयानक बेरोजगारी है उसमें 6.8 लाख नौकरियां क्या करेंगी? और ये 6.8 लाख नौकरियां भी सृजित हुई हैं कि नहीं हुई हैं, इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये नहीं बताया है कि ये नौकरियां कहाँ सृजित हुई, किसे मिली, किन कंपनियों ने नौकरियां दी। इसका कोई भी ब्यौरा सरकार ने जारी नहीं किया गया है। संभवतः सरकार के पास इसका ब्यौरा है भी नहीं,
क्योंकि यदि ये ब्यौरा होता तो निश्चित रूप से वो उसे जारी करती। तो कुल मिलाकर ये जो 6.8 लाख नौकरियों का आंकड़ा है, ये अनुमान पर आधारित है। और ये अनुमान कितना सच है, आप इसका अंदाजा जमीनी हकीकत से लगा सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पीएलआई योजना जिस उद्देश्य से लाई गई थी, वो अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि नौकरियों का सृजन नहीं हुआ। अलबत्ता कंपनियों ने अपने बैलेंस शीट मजबूत कर लिए। आपको जानकर हैरत होगी कि 2020 से 2023 के बीच कंपनियों का मुनाफा 4 गुना बढ़ गया, मगर उन कंपनियों ने नौकरियां कितनी सृजित की, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो इस तरह पीएलआई योजना बुरी तरह से विफल हुई। अब सवाल उठता है कि पीएलआई योजना विफल क्यों हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि बाजार मांग पर चलता है। यदि बाजार में मांग होगी तभी बाजार चलेगा, अन्यथा बाजार ठप हो जाता है। तो यदि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग होगी तो उन वस्तुओं और सेवाओं को बनाने वाली कंपनियां उत्पादन करेंगी, और जब कंपनियों में स्वाभाविक रूप से उत्पादन शुरू होगा तो जाहिर तौर पर उत्पादन करने के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी, और उस सूरत में कंपनियों को हर हाल में कर्मचारियों को हायर करना ही पड़ता है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि बाजार में मांग कैसे बढ़ेगी? तो बाजार में मांग तभी बढ़ेगी जब वहाँ पे खरीदार होंगे, और खरीदार कौन है? आम जनता। आम जनता बाजार में खरीदारी के लिए तभी जाएगी जब उसकी जेब में पैसे होंगे, और जनता की जेब की क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। एक लंबे समय से आम जनता की कमाई बुरी तरह से नीचे आ गई है, घट गई है। दूसरी तरफ महंगाई उनकी जेब में रही सही जो पूंजी पड़ी हुई है उसे भी निचोड़ रही है। आज की स्थिति ये हो गई है कि आम जन अपनी ज़रूरत तक के सामान खरीद नहीं पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बाजार में मांग कैसे बढ़ेगी? और जब मांग नहीं बढ़ेगी तो कंपनियां उत्पादन क्यों करेंगी? और जब कंपनियों में उत्पादन नहीं होगा तो फिर नौकरियों का सृजन कैसे होगा? सरकार चाहे कितना भी प्रोत्साहन दे दे, प्रोत्साहन से नौकरियां सृजित नहीं होती। नौकरियां बाजार में मांग बढ़ने से सृजित होती हैं, और यही कारण रहा कि प्रोत्साहन देने के बाद भी कंपनियां नौकरियों का सृजन नहीं कर पाईं और पीएलआई योजना बुरी तरह से विफल हो गई। तो आज की स्थिति कुछ अलग नहीं है, और पीएलआई को जिस तरीके से घोषित किया गया है, जिस रूप में घोषित किया गया है, अगर उसकी हालत पीएलआई वाली हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकेले पीएलआई नौकरियों का सृजन नहीं कर सकती। जिस तरह से पीएलआई नौकरियों का सृजन नहीं कर पाई सरकार के प्रोत्साहन देने के बावजूद, उसी तरह से पीएलआई के तहत भी सरकार चाहे जितना भी प्रोत्साहन दे दे कंपनियों को, नौकरियां सृजित नहीं हो पाएंगी। प्रोत्साहन देने से नौकरियां सृजित होंगी, मगर इसके साथ और भी कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएलआई के साथ कई ऐसे उपाय किए थे जिनसे आम जन की जेब में पैसे पहुंचने वाले थे। मगर यहाँ इस सरकार के साथ दिक्कत ये हो गई कि उसने कांग्रेस के घोषणा पत्र से पीएलआई को तो ले लिया, मगर उसके साथ और जो उपाय किए गए थे जिससे जनता की जेब में पैसे पहुंचते और उससे बाजार में मांग बढ़ती, उन उपायों को वहीं पर छोड़ दिया। तो अकेले पीएलआई नौकरियों का सृजन नहीं कर पाएगी। तो यदि ये सरकार बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से लेना चाहती है, इसे सुलझाना चाहती है, तो उसे हर हाल में ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिनके जरिए जनता की जेब में पैसे पहुँचे। अब आप कहेंगे कि सरकार ने इनकम टैक्स में तो राहत दे दी है, तो ये बात सच है कि सरकार ने इनकम टैक्स में थोड़ी राहत दी है। जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में हैं उनकी जेब में 12 से 15 हज़ार रुपये अतिरिक्त हर साल बचेंगे। मगर क्या 12-15 हज़ार रुपये से बाजार में मांग बढ़ जाएगी? ये तो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है। और पिछले 10 साल से आम जनता जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, ये 12-15 हज़ार रुपये क्या करेंगे? और वैसे भी इनकम टैक्स के दायरे में कितने लोग हैं? लगभग 2 करोड़। तो अब 140 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ लोगों की जेब में कुछ पैसे अतिरिक्त आ भी गए,
तो क्या उससे इतनी मांग बढ़ जाएगी कि नौकरियों का सृजन होने लगेगा और उससे बेरोजगारी की समस्या सुलझ जाएगी? हरगिज नहीं। इसके लिए तो 140 करोड़ जनता की जेब में पैसे डालने पड़ेंगे। इसलिए प्रत्यक्ष कर में राहत देने से समाधान नहीं होने वाला है। अप्रत्यक्ष कर को नीचे लाना पड़ेगा और दूसरे माध्यमों से भी आम जन की जेब में पैसे डालने पड़ेंगे और इसके लिए महंगाई को हर हाल में नीचे लाना पड़ेगा। तब जाकर के बाजार में मांग बढ़ेगी, उत्पादन शुरू होगा और जब उत्पादन शुरू होगा तब जाकर के कंपनियों में नौकरियों का सृजन होगा। तो इस तरह से ELI के साथ सरकार को पूरा पैकेज लाना पड़ेगा, अन्यथा इसका वही हश्र होगा जो हश्र PLI का हुआ था। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या सरकार को इसकी समझ नहीं है? यदि ऐसा है तो ये किसी भी रूप में ठीक नहीं है। और यदि सरकार को इसकी समझ है और वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, फिर तो इस देश और इस देश की जनता के लिए इससे बुरा दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। और इससे सरकार की दृष्टि, उसकी प्राथमिकता और उसके रास्ते का पता चल जाता है, जिस रास्ते पर वो पिछले 10 सालों से चल रही है। और उसी का परिणाम है कि आज अमीरी गरीबी की खाई दिन पर दिन चौड़ी होती गई है। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए और आज हालत ये है कि गरीब सरवाइव करने की स्थिति में नहीं रह गया है। तो सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी जॉबलेस ग्रोथ के रास्ते पे चल पड़ी है, जिस रास्ते पर वो पिछले 10 सालों से चल रही है। और ये जॉबलेस ग्रोथ इस देश को और इस देश की जनता को कहाँ ले जाएगा, किस मुहाने पर ले जाएगा, अंदाजा लगा पाना कठिन है। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये बजट आम जन का बजट नहीं है, क्योंकि आम जन की प्रमुख समस्याओं के समाधान का इसमें कोई भी ठोस उपाय नहीं है। ये बजट किसका है? किसी से छिपा नहीं। जिन लोगों के लिए पिछले 10 सालों से बजट तैयार किए जाते रहे, उन्हीं लोगों के लिए ये बजट भी है। अमीर और अमीर होंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे। बेरोजगारी की समस्या जहाँ है, महंगाई की समस्या जहाँ है, जस की तस बनी रहने वाली है, क्योंकि इन समस्याओं के समाधान का कोई ठोस उपाय इस बजट में नहीं किया गया है। कि यदि पौधे को हरा भरा रखना है, उसे बड़ा करना है, पेड़ बनाना है, तो उसकी जड़ में पानी देना होगा, उसकी जड़ में खाद देना होगा। पत्ते को सींचने से पौधा सूख जाएगा, सड़ जाएगा। तो ये सरकार PLI और ELI के जरिए पत्ते पर पानी डालने का काम कर रही है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसका परिणाम क्या होगा। बहरहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि ये चर्चा आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की दूसरी चर्चा लेकर आएँ तो इसकी सूचना तत्काल आपको मिल जाए। तो आज की सभा में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।